नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ संसार एक पुस्तक है, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। संसार पुस्तक है, यह एक पत्र है। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यह पत्र नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को तब लिखे थे जब वे मसूरी में पढ़ाई करती थी और नेहरू जी इलाहाबाद में रहते थे। वे हमेशा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को देश दुनिया क्या है उसके बारे में एक एक बातें बताते थे, ताकि वे आगे चलकर देश दुनिया को जान सके। उनका कहना था कि जिस तरह हम लोग अनेक तरह की पुस्तकों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़कर बहुत सारी बातों की जानकारी मिल सकता है। क्योंकि पूरा संसार एक परिवार की तरह है, तो हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके हित के लिए सोचना चाहिए और सारी जानकारी भी प्राप्त करना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो यहाँ पर नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि जब तुम साथ रहती थी तो बहुत सारी बातें तुम मुझसे पूछती थी और मैं उसका जवाब भी दे दिया करता था। लेकिन अब क्या है, अब तुम मसूरी में रह रही हो और मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, तो क्या है, दोनों एक साथ तो नहीं रह रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि कभी कभी मैं तुम्हें देश और दुनिया के बारे में छोटी छोटी कथाएं, मतलब कहानी के जैसे लिखकर तुम्हें भेजता रहूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि अपनी पुत्री को कि इंग्लैंड एक क्या है, छोटा सा टापू के जैसे है, और हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कि देखो, तुम्हें सिर्फ अपने देश के बारे में ही जानकारी नहीं प्राप्त करना है, बल्कि पूरे दुनिया की जानकारी तुम्हें लेना चाहिए और उसमें जो लोग बसे हुए हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मतलब मैं जो ये छोटा सा खत, मतलब पत्र लिख रहा हूँ, इसमें उतनी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसमें दे सकता हूँ। लेकिन आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। उनका कहना है कि मुझे आशा है कि मैं छोटा भी खत तुम्हें लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, तो तुम्हें यह बहुत ही अच्छा लगेगा और तुम शौक से पढ़ोगी, क्योंकि यह दुनिया जो है, यह पूरा संसार जो है क्या है, वह हमारे परिवार के जैसा है, सब एक हैं और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वह हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, तो तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं नेहरू जी कि जब तुम यह पत्र पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, और उपन्यास और कहानी जो तुम पढ़ती हो उसमें जितना तुमको आनंद मिलता है उससे भी अधिक आनंद तुमको तब मिलेगा जब तुम देश और दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करोगी। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी
न था। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि तुम जानती हो कि यह धरती क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। आज से यह धरती नहीं है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले क्या था, सिर्फ जानवर थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं था, मतलब उस पर कोई ऐसा चीज नहीं था जिसमें जान हो। आज जब दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। तो उनका कहना है कि आज जब तुम धरती पर देखती होगी कि आज बहुत सारे आदमी बसे हुए हैं, जानवरों का ढेर लगा हुआ, लेकिन एक समय ऐसा था जो इस धरती पर कुछ नहीं था। तो यह जब तुम जानोगी तो तुमको आश्चर्य लगेगा। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। तो जब विद्वानों ने रिसर्च किए, बहुत सारे शोध किए, तो उनको पता चला कि एक समय ऐसा था जो यह धरती जो थी बहुत ही गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा एक समय जरूर होगा। अब आगे बता रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में आदमी पैदा ही ना हुआ तो किताबें कौन लिखता। तो वो कह रहे हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही तुम पढ़ सकती हो, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था तो किताब कौन लिखता। सही बात है, जब आदमी पैदा होंगे तभी तो किताब लिखेंगे, तब हमें उस ज़माने की बातें मालूम कैसे होगी। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ऐसा कह रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसे ही बेमतलब का हम सोच लेंगे, ऐसा तो नहीं है। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। तो उनका कहना है कि बिना कोई चीज़ देखे कहानी के जैसे कोई नहीं लिख तो नहीं सकता है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताब ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से। तो उनका कहना है कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको देखकर हम पहले के ज़माने के बारे में, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले का जीवन कैसा था, तो यह सब हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों और पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो उनका कहना है कि जब हम पहाड़ को देखते हैं, सितारे, नदियाँ, जंगल आदि और पुरानी हड्डियों को देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि पुराना ज़माना किस तरह से था, उस समय किस तरह से लोग रहा करते थे। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। उनका कहना है कि केवल दूसरों की किताबें लिखा हुआ पढ़कर हम हाल नहीं जान सकते हैं, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। उनका कहना है कि संसार रूपी जो पुस्तक है उनका अध्ययन, हम लोगों को एक एक चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा किसको बोलते हैं, छोटा सा पत्थर को। तो इनका कहना है कि अगर तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर देखती हो तो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। तो क्या होगा, शर्त यही है कि तुम्हें उसको पढ़ना आता हो।
कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भाषा सीखना हो तो सबसे पहले उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले क्या हो, उसका अक्षर सीखा जाता है। जैसे हिंदी सीखना है तो हमें अ आ हर्षे दीर्घ सीखना पड़ता है, अंग्रेजी सीखना होता है तो ABCD सीखना पड़ता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तो उनका कहना है कि तुम्हें प्रकृति में जो जितने चीज़ हैं, संसार में जो प्रकृति में जितने चीज़ पड़े हुए हैं उसका अध्ययन तुम्हें करना पड़ेगा, और तभी तुम उसकी कहानी या उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों को तुम पढ़ सकोगी। शायद अब तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? तो उनका कहना है कि जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा मतलब पत्थर देखती होगी तो तुम्हें वह कुछ नहीं बतलाता, यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है। तो उनका कहना है कि तुम्हें प्रकृति के एक एक चीज़ की जानकारी अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसके खुरदरे किनारे का कोना कहाँ चला गया या सॉफ्ट कैसे बन गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। उनका कहना है कि जब कोई चट्टान को तुम तोड़ोगी, टुकड़ा करोगी तो वह कैसा दिखेगा? सॉफ्ट नहीं, प्लेन नहीं रहेगा, वह थोड़ा खुरदरा सा रहता है और नोकीला सा रहता है। और यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, वह सॉफ्ट चिकना जैसा एक तरह एकदम से नहीं हो जाता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम दिन गुजारे हो वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। उनका कहना है कि जब तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हुए हो गया है वह भी क्या था? एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, मतलब उसमें भी किनारा बना हुआ था, कोना था, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हुआ था, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। उसको क्या किया? पत्थर का जो टुकड़ा था पहाड़ का, उसको क्या हुआ, जब पानी आया तो बहाकर उसको छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, और इस तरह से वह दरिया तक पहुँच गया, और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में मतलब नीचे लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गया और वह चिकना और चमकदार हो गया। तो उनका कहना है कि कई प्रोसेस से उसको उस पत्थर के टुकड़े को गुजरना पड़ा, और गुजरते गुजरते क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें चमक पैदा हो गया। वह जो पहले नुकीला था, खुरदरा था, वह जाकर चमकदार हो गया, सॉफ्ट हो गया। इस तरह वह कंकर बना जो तुम्हारे सामने है। कंकर मतलब छोटा सा कण, पहाड़ का कण। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या होता, बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। तो यहाँ पर कह रहे नेहरू जी कि अगर दरिया उस पत्थर के टुकड़े को और आगे ले जाता तो क्या होता, वह छोटा होते होते अंत में बहुत ही छोटा हो जाता। और बालू आप लोग देखे होंगे, बालू जो होता है एकदम बहुत ही छोटा सा कण होता है। तो उनका कहना है कि वह एक बालू का एक जर्रा हो जाता और फिर समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, क्योंकि समुद्र के किनारे देखते होंगे बहुत सारा बालू इकट्ठा रहता है, रेत जिसको बोला जाता है, उस पर बच्चे लोग खेलते हैं।
तो उनका कहना है कि अगर दरिया उसे आगे और ले जाता तो वह बहुत ही छोटा कण बन जाता, बालू जैसा बन जाता, और जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। तो आप लोग देखते होंगे समुद्र के किनारे जो बहुत सारे बालू होते हैं उस पर बच्चे लोग लोट-पोट होकर खेलते हैं, घरौंदे बनाते हैं। तो इस तरह से वह बन जाता। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो गांधी नेहरू जी जो हैं बहुत ही बड़ा सीख दे रहे हैं, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज़ से तुम्हें सीखना चाहिए। एक छोटा सा रोड़ा से जब तुम इतना जानकारी प्राप्त कर सकती हो तो हमारे संसार में बहुत ऐसे चीज़ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, चारों तरफ प्रकृति हैं। तो चारों तरफ अगर हम निगाहें दौड़ाएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जीवन किस तरह से चलता है, जीवन में कितने तरह की परिस्थितियां से लोग बदलते हैं, परिस्थितियां आती है जाती है। तो हर एक छोटे छोटे बातों की जानकारी हमें प्राप्त करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।